राजधानी देहरादून में समय समय पर मलिन बस्तियों का मुद्दा उठता रहा है। अब निकाय चुनाव को देखते हुए फिर से मलिन बस्तियों का मामला गर्मा गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मलिन बस्तियों के लिए सरकार संवेदनशील है और मलिन बस्तियां जहां पे लोग रह रहे हैं वो वहीं रहेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार को अपने वोट बैंक के लिए मलिन बस्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बीजेपी का काम झूठ बोलना है, झूठ परोसना है, झूठे सपने दिखाना है। 2016 में एक अध्यादेश लाया गया था कांग्रेस के द्वारा। दुर्भाग्य से उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले सरकार गिरती है और वो पूरा नाटक आपने देखा है। उसके बाद बीजेपी की सरकार आ जाती है। इन 6-7 वर्षों में बीजेपी ने उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? जो प्रपत्र जारी होने चाहिए थे, भूमि का क्या स्टेटस है, कमजोर भूमि है या उनको उनके नाम पे पट्टे किए जा सकते हैं या वहां से उनको कहीं और शिफ्ट करना, उसकी सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया था, जो अभी तक शायद नहीं आई है। तो ऐसा क्यों रहा कि इस ओर को ध्यान नहीं दिया? और हाल ही में आपने देखा कि कई बस्तियों को तोड़ने की, मकानों को तोड़ने का उपक्रम भी सरकार ने चलाया था एनजीटी का नाम लेते हुए, जबकि पुलिस का विभाग के अफसरों की जो कॉलोनी है, हमारी विधानसभा है, सब उसी नदी के तट पर है और बड़े लोगों के रिजॉर्ट से उनको ना छेड़ के छोटे छोटे लोगों के, गरीबों के मकान आशियाने तोड़े गए। अब सरकार जो ये अध्यादेश लाने की बात करे, केवल चुनावी शगुफा है और चुनाव का लाभ लेने की नीयत से है, क्योंकि अभी निकट ही अब निकाय चुनाव है और इन बस्तियों के लोगों के वोट चाहिए, इसलिए सरकार एक बहाना करे और 3 साल कार्यकाल बढ़ाने की बात करे या 3 साल के अंदर करने की बात करे। करना है तो आज ही आदेश कर दीजिए ना चुनाव से पहले। हम तो ये भी नहीं कहेंगे, आप जीत भी जाओगे हम तो खुश होंगे, कम से कम लोगों के घर तो बन गए। लेकिन आप केवल शगुफा देंगे, कमेटी बनेगी, फिर वो 3 साल में डिसाइड करेगी, फिर दूसरी सरकार आके फिर उसमें ड्रामा करेगी, ये सब नहीं चाहिए। चुनावों को देखते हुए नेताओं ने जो ये निर्णय। प्रदेश में भू कानून और मूल निवास की मांग को और तेज करने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल तांडव रैली निकालने जा रहा है। इसके तहत राजधानी देहरादून के परेड मैदान से भारी संख्या में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा। बिल्कुल सही वो है आपका प्रश्न जो है। 24 साल में आपने देखा होगा इस प्रदेश की ये हालत हो गई है कि 1056 गांव तो पिछले साल की कि 3 साल पहले की रिपोर्ट में थी कि भूतिया हो गए हैं। आप करेंगे मेरे समझ से 3000 से ऊपर गांव भूतिया हो गए हैं वहां। और पहाड़ में इनकी राष्ट्रीय पार्टियों ने ऐसी नीति चली कि पूरा पहाड़ भी एकदम से खाली हो गया 100 की स्पीड से। और आप देख रहे होंगे कि प्लेन्स में भी, मैं तो मेरा घर भी है प्लेन्स में भी है, मेरा कृषक भी हूं मैं, तो वहां पे भी प्लेन्स के गांवों में अगर 100 की स्पीड से वहां से खाली हो रहे तो 50 की। नैनीताल जिले के रामनगर के छोई नाथुपुर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का शव पेड़ से लटका मिला, जिसे देख परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। तो 16 साल की मेरी बहन है और 8 साल के भाई से मौजूद हुई थी। वो चली गई गुस्से में, फिर उसने फिर फांसी लगा ली। कहाँ फांसी गई? जंगल में खाई थी, छोई नाथुपुर में। अच्छा, क्या काम करते हो? खनन का काम करते हैं। मजदूरी करते? कहाँ के रहने वाले हो? संभल। पता हम ढूंढने पूरा, हमने ढूंढा पूरे जंगल में ढूंढा, जब हमें 5 बजे माई मिली। वो 5 बजे करीब में कहाँ पे लटकी थी? पेड़ पे लटकी हुई थी, सागवान का। रानीखेत में शराब दुकानों पर निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद द्वारा रानीखेत स्थित देशी विदेशी शराब की दुकानों पर जांच पड़ताल की गई, जिसमें रेट से अधिक कीमत पर शराब को बेचना पाया गया। वहीं संयुक्त मजिस्ट्रेट ने जुर्माने की कार्रवाई भी की। कुछ दिनों से यहाँ पे शिकायत प्राप्त हो रही थी ओवर प्राइसिंग की पूरे रानीखेत क्षेत्र अंतर्गत। तो इसी क्रम में कल मेरे द्वारा स्वयं द्वारा जो है गुप्त तरीके से 3 जगहों पे शराब की दुकानें जो 3 है, तीनों पे जगह पे छापेमारी की गई तथा स्वयं मेरे द्वारा जो है तीनों जगहों पे खरीदारी की गई। प्रथम जगह जो है मचखाली में 6:53 पे मेरे द्वारा खरीदारी की गई, जहाँ पे 2 बडवाइजर तथा 1 मैकडॉवेल की खरीदारी की गई। तो मैकडॉवेल की जो विस्की 165 रुपये प्रिंटेड है, उस पर MRP वो 190 रुपये में दी गई। बडवाइजर जिसपे 245 रुपये अंकित है, 260 रुपये में दी गई।
दूसरी जो रानीखेत में देसी शराब की दुकान है, वहाँ पे जो गुलाब करके एक कॉटन मिलती है, तो वो उसकी प्राइस 85 रुपये है, उसे 100 रुपये में दिया गया। इसके उपरांत जो अंग्रेजी शराब की दुकान रानीखेत में है, वहाँ पे बकार्डी लेमन जो है विस्की रम जो है उसमें 455 की जगह 4। नैनीताल जिले में अपराधी बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पुलिस ऑपरेशन रोमियो चलाकर रात में बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को सबक सिखा रही है, तो वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र की महिला व्यापारी के घर असामाजिक तत्वों द्वारा आधी रात में पथराव करने की घटना सामने आई है। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पकड़ में आने के बाद आरोपी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते भी नजर आए। मुखानी क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लड़कों के द्वारा शराब के नशे में पत्थरबाजी करने का मामला आया था। पुलिस इस मामले में तत्काल एफआईआर लिखी और इसमें शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जो बाकी लोग उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। शहर में इस तरीके का माहौल करने वाले और इस तरीके की जो घटनाएं करने वाले पुलिस ऐसे। मसूरी में इन दिनों मसूरी के हाथीपांव क्षेत्र के जॉर्ज एवरेस्ट मार्ग पर प्रवेश शुल्क लेने का मामला गरमाया हुआ है। अब नगरपालिका परिषद के अधीन आने वाले सार्वजनिक मार्ग से प्रवेश शुल्क वसूलने के मामले का संज्ञान देहरादून डीएम सविन बंसल ने लिया है, जिसके बाद डीएम बंसल ने मसूरी एसडीएम अनामिका को जांच के आदेश दिए हैं। जिसके बाद एसडीएम अनामिका ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के आसपास रहने वाले लोगों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट प्रवेश शुल्क को लेकर शिकायत करने वाले पक्ष को भी सुना। क्योंकि मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट में सभी लोग समझे भी हैं, उस बात को समझा भी है उन्होंने, लेकिन यह है कि टूरिज्म उनको किसी ना किसी तरह गुमराह कर देता है। लेकिन आज हमने जो आरटीआई से हमें कागज प्राप्त हुए जो हमने दिखाए हैं वो उससे फुली सेटिस्फाइड है। तो 2-3 दिन का समय मांगा है क्योंकि पर्यटन अधिकारी जो है आए नहीं। लोगों की समस्या यहाँ पे काफी जेन्युइन है। लोगों का ऐसा कहना है कि इनको कहीं ना कहीं रास्ते से अपने घर में जाने में दिक्कत हो रही है, तो इसी संबंध में इनकी समस्याओं को सुना गया है और इस पे एक प्रॉपर जांच करा करके देखेंगे कि इनको इस प्रकार की असुविधा ना हो। इसको जल्द से जल्द किया जाएगा। जो रोड है 200 साल पुरानी रोड थी, लोग आते थे यहाँ, पहाड़ का आदमी कोई फूड वैन कोई स्टॉल लगाते थे, काम करते थे, कैंपिंग के काम होते थे। टूरिज्म ने गलत तरीके से टेंडर करके ये जमीन किसी युवाओं को फोटोग्राफी के जरिए रोजगार से जोड़ने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जिसकी अवधि अब निगम द्वारा बढ़ाई जा रही है। इस बात पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा कि 30 अक्टूबर तक प्रतियोगिता की आखिरी तारीख रखी गई है, जिसे आगे बढ़ाकर 10 नवंबर तक यह प्रतियोगिता चलने वाली है। फोटोग्राफी थीम जीएमबीएन ने स्टार्ट करी है और अभी चल रही है। 30 अक्टूबर मैंने इसका लास्ट डेट रखा था, जिसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, आगे बढ़ाऊंगा इसको 10-15 दिन और बढ़ाएंगे, 10 दिन 10 नवंबर तक बढ़ाएंगे। उद्देश्य क्या है? जीएमबीएन है एक ऐसा गवर्नमेंट एंटरप्राइज जो टूरिज्म और बाकी अन्य कामों में अपना भागीदारी दे रहा है। टूरिज्म में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों के पास अपने कोई ऐसे फोटोग्राफर, इन्फ्लुएंसर या वीडियोग्राफर नहीं है। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है, जिसके बेहतरीन आयोजन को लेकर 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या की बैठक भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा के साथ होने वाली है। इस बात पर खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि हमारी तैयारियां लगभग पूरी है। अभी तो हमें, जैसा कि आप देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से हमें गेम्स की डेट्स मिल गई है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक माननीय पीटी उषा जी ने गेम्स की डेट दी है। यद्यपि इसका कंफर्मेशन हमारी 25 अक्टूबर को जो आईओए की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग उसके बाद ही तय हो पाएगी, लेकिन हमारी तैयारियां पूरी हैं। डेली हमारी मीटिंग चल रही है और सब तैयारियों पे लेकर हमारे सारे अधिकारी सजग हैं। हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पूरी है। प्रोक्योरमेंट का टेंडर शुरू हो चुका है और जो हम जल्दी ही कर लेंगे। कैंप्स हमारे लगने शुरू हो जाएंगे जैसे ही हमारे डेट्स फाइनली फॉर्मली अनाउंस होते हैं उसके बाद से, और हम लोग सकुशल रूप से गेम्स 28 जनवरी से शुरू करेंगे। रामनगर में स्थानीय प्रशासन द्वारा दीपावली पर्व को लेकर कई स्थानों पर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। अभियान की भनक लगते ही कई मिठाई विक्रेता अपनी दुकानें खुद ही बंद कर मौके से फरार हो गए। एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे और सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी सहित कई अधिकारी संयुक्त रूप से मोहल्ला गुलर
घट्टी के अलग अलग इलाकों पर छापा मारने पहुंचे। कार्रवाई के तहत 3 कारखानों को सील कर दिया गया, जबकि एक कारखाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। त्योहारी सीजन के दृष्टिगत लगातार इसमें अभियान चलाने के निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए हैं, जिसके अतिरिक्त आज आयुक्त महोदय के संज्ञान में भी कुछ ऐसे प्रकरण आए थे जिसमें ये संज्ञान में आया था कि रामनगर में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से फैक्ट्री चला के प्रतिबंधित केमिकल का मिठाई बनाने में उपयोग में लाया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें अभी तक 4 हम जो ऐसे स्थान हैं जहां मिठाई बनती है उनका निरीक्षण किया गया है। सभी जगह अनियमितताएं पाई गई है। खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुरूप मिठाई बनाना नहीं पाया गया। किसी के पास प्रतिबंधित केमिकल। रामनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय में जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने बीए प्रथम सेमेस्टर में विषय परिवर्तन की मांग को लेकर विश्वविद्यालय और कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही प्राचार्य कक्ष के बाहर तालाबंदी करते हुए जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नीतीश शर्मा ने बताया कि 2 दिन बीतने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि विषय परिवर्तन न होने से कई छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। इसी बीच कुछ छात्र नेता महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए और उन्होंने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। जैसे कि पूर्व में आपको पता था कि हमारे 2 दिन पहले विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर धरना दिया था, छत पर चढ़े थे। इसकी पूर्व की कार्रवाई ये थी कि जब प्रथम सेमेस्टर के यहाँ पे प्रवेश हो रहे थे उस टाइम पे सभी जितने भी वहाँ पे कमेटी थी बीए की कमेटी, उन्होंने छात्र छात्राओं से बोला था कि प्रवेश के समय जितने भी मतलब बीए के सब्जेक्ट हैं वो खत्म हो चुके हैं, इसलिए अभी बीएससी के सब्जेक्ट आप ले लें, बाद में विषय परिवर्तन हेतु जो भी कार्रवाई होगी उस टाइम। पौड़ी कोतवाली पुलिस ने मारपीट के मामले में 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पौड़ी निवासी युवक अरुण चतुर्वेदी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह टेका रोड पर घूम रहा था। इसी दौरान मंजीत ओसवाल और उसके साथी प्रदीप पटवाल ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मंजीत असवाल और प्रदीप पटवाल ने मेरे साथ मारपीट की। ये मुझे अलग से लेके गए मारने के चक्कर से। इन्होंने अच्छा मारपीटाई वगैरह की है, अभद्र भाषा का व्यवहार किया है। ऊपर से इन्होंने मुझे धारदार हथियार से मारने की भी कोशिश की गई। साथ ही साथ इन्होंने मेरा वीडियो बनाया है और एक मार रहा था, दूसरा वीडियो बना रहा था। इनसे मुझे पहले से भी जान की खतरा है और दूसरा क्या है कि इनके पहले ही से काफी मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज। इसमें तत्काल जो है FIR पंजीकृत कर दी गई है और जो है उत्तराखंड के सीमांत चमोली में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसको लेकर 2 समुदाय के लोगों में विवाद चल रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया गया। साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ऐसे में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है, मुसलमान को अछूत बना दिया गया, जिसके तहत 15 मुसलमान व्यापारियों को बहिष्कार कराया जा रहा है। वहीं ऐसे में भाजपा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कर रही है, जहां धरातल पर विपरीत मंजर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि ओवैसी का ट्वीट बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक शांतिपूर्वक राज्य है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ओवैसी बीजेपी की एक बी टीम है। जहां भी उपचुनाव या चुनाव होता है उनकी ओर से ऐसा बयान आता है जिससे कि भाजपा को फायदा हो। राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें युवा कल्याण के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा भी मौजूद रहे। मंत्री आर्या ने कहा कि विभाग की ओर से बनाई गई यूथ पॉलिसी आवश्यकता के अनुसार उतनी स्पष्ट नहीं थी, जिसे देखते हुए नियोजन विभाग और युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिसमें ऐसे युवा जो पहाड़ी सीमावर्ती आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं उनकी आवश्यकताओं को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आज युवा नीति को लेकर नियोजन विभाग और स्वयं के विभाग यानी कि यू डेवलपमेंट के साथ में बैठक हुई है और इस बैठक में हमारे
नियोजन विभाग ने किस प्रकार से जो यूथ पॉलिसी को ड्राफ्ट किया है उसकी समीक्षा हुई है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिसी बनाई गई है कि वो पॉलिसी अपने आप में बनी तो ठीक है, लेकिन जितना उसे स्पेसिफिक होना चाहिए उतना स्पेसिफिक नहीं थी, जिसको लेकर नियोजन विभाग के अधिकारियों को भी और डिपार्टमेंट को भी जो है निर्देशित किया है कि हमारे ऐसे यूथ जो कि हमारे पहाड़ों पे रहते हैं, ऐसे यूथ जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे यूथ जो हमारे ऐसे जो डिजास्टर एरिया में ज्यादातर रहते हैं, उन देहरादून में स्थित सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने पर चर्चा हुई। साथ में दीपावली के अवसर पर बोनस, महंगाई भत्ते में वृद्धि और दीपावली से पहले वेतन भुगतान के रूप में प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को राहत देने पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी। कैबिनेट बैठक के लिए प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल सचिवालय पहुंचे। टिहरी के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने जिला विकास प्राधिकरण टिहरी के एई दिग्विजय तिवारी पर गंभीर आरोप लगाया है। ओम गोपाल रावत का कहना है कि दिग्विजय तिवारी पूरे जिले में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और सत्ताधारियों के दबाव में काम कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष के लोगों के निर्माण कार्य पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। जनपद पौड़ी में विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी सुंदरलाल मंद्रवाल ने अपना कार्यालय खोल दिया है, जहां पर जनपद वासियों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। कार्यालय शुभारंभ के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ये कार्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं जिलाधिकारी के रूप में उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर रहा हूं और जिलाधिकारी के रूप में मैंने वहां के लोगों की सेवा की। और ये जनपद में उत्तराखंड के खूबसूरत पर्यटन स्थल रानीखेत में पहली बार ई रिक्शा का सफल ट्रायल किया गया। इस ट्रायल का आयोजन संयुक्त मजिस्ट्रेट एआरटीओ और पुलिस प्रशासन की निगरानी में हुआ। ट्रायल के दौरान ई रिक्शा को विजय चौक से केमो स्टेशन तक चलाया गया, जिसमें विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से इसकी क्षमता और संचालन की सुविधाओं का आकलन किया गया। जी, आज हमारे एआरटीओ मैडम, पुलिस और कैंट सभी की जॉइंट ट्रायल हमने बुलवाया था ई रिक्शा के लिए। तो अल्मोड़ा से एक गाड़ी बुलवाई गई थी, तो उसका बहुत ही सफल परीक्षण हुआ, काफ़ी स्मूथली चला है। 2 राउंड लगवाए हमने, एक बार 4 और इवन एक बार हमने 5 व्यक्तियों के साथ लगवाई राउंड। तो बहुत आसानी से विजय चौक से केमू स्टेशन तक रिक्शा गई है। तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इससे, रिजल्ट से। तो अब हमारी ये है कि हम इसका एक रिपोर्ट बनाए जॉइंटली, कि इसमें हम कोशिश करेंगे कि ट्रायल बेसिस पे विजय चौक से केमू स्टेशन तक कुछ रिक्शाओं का संचालन निर्धारित करके, निर्धारित शुल्क लेते हुए और निर्धारित लोगों को, तो ये हमारी प्रयास रहेगा प्रशासन का कि इसके लिए जल्द से जल्द परमिशन ऑब्टेन करके लगभग 1.5 से 2 महीने में कोशिश रहेगी कि एक वहाँ पे चालू की जाए, ताकि इससे बाजार में जो जाम की समस्या है उससे भी मुक्ति मिलेगी, लोगों के लिए कन्वीनियंस होगी। और इसके उपरांत जो बाजार के अंदर कई अनाधिकृत व्हीकल जो प्रवेश कर रहे हैं उस पर भी हम काफी। बीते दिनों दिल्ली के रोहिणी में हुए बम धमाके के चलते उत्तराखंड में भी सुरक्षा को लेकर और अधिक सतर्कता बरती जा रही है। मामले में डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार ने बताया कि हरिद्वार, ऋषिकेश, चारधाम, कुमाऊं, कैंची धाम और जो मानस खंड बनने जा रहा है, ऐसे संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा पहले से ही पुख्ता है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी के सहयोग से जो इनपुट हमें प्राप्त होते हैं उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ खासतौर से जो हरिद्वार और ऋषिकेश के तीर्थ स्थान है, या चार धाम के स्थल हैं, या उधर कुमाऊं साइड में भी कैंची धाम है और अब मानस खंड भी वहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये सारे सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील स्थान है। तो यहाँ पर यद्यपि हमने सीसीटीवी और ये सब बाकी सब व्यवस्थाएं की हैं, नियमित रूप से इन सभी जगहों पर पुलिस की ड्यूटी भी रहती है, लेकिन जिस तरीके का
आप देख रहे हैं माहौल है, तो हम लगातार इसके लिए सतर्क रहते हैं कि इस प्रकार से कहीं पे भी हम कोई चूक ना हो वहां की सुरक्षा में और किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना ना हो। और इसके लिए हम लगातार जो केंद्र की भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारे अपने स्टेट का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, ये भी लगातार इस पे पैनी नजर बनाए रखता है और समय समय पे हमें कुछ इनपुट्स भी मिलते हैं अपनी एजेंसीज के, उन पे भी हम कार्रवाई करते हैं। और इस वर्ष भी ये सारा, अब चूंकि त्योहारों का सीजन आ ही गया है, 15 दिन बाद दिवाली का त्योहार है। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के भीमराव अंबेडकर पार्क शास्त्रीनगर खाले में मलिन बस्ती वासियों के साथ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धस्माना ने कहा कि भाजपा सरकार निकाय चुनाव में लाभ लेने के लिए बार बार बस्तीवासियों में डर का माहौल पैदा कर रही है। निकाय चुनाव से ठीक पहले सरकार बार बार अध्यादेश की मियाद बढ़ा रही है, लेकिन मालिकाना हक नहीं दे रही। और 23 अक्टूबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दूसरी बार लाया गया अध्यादेश समाप्त हो रहा है। मलिन बस्तियों के लिए 2018 में जब कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, सरकार ने मजबूर होकर के हाई कोर्ट का जो आदेश मलिन बस्तियों के खिलाफ आया था उसको डाइल्यूट करने के लिए एक अध्यादेश लाए थे। और उस अध्यादेश के 3 साल के अंदर मलिन बस्तियों को नियमित करना था। मलिन बस्तियों को नियमित करने का सरकार का वादा था, मालिकाना हक देने का वादा था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी जब नहीं हुआ तो 2022 से पहले सरकार को डर लगा कि विधानसभा के चुनाव में हार न जाए, तो 2021 में फिर मलिन बस्तियों के लिए। देहरादून सचिवालय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लिए गए। आपको बता दें कि सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मलिन बस्तियों को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए आईटीबीपी के जवानों को लोकल स्तर पर भेड़, मटन, चिकन, मच्छी उपलब्ध होगा। इससे स्थानीय स्तर पर 200 करोड़ का फायदा होगा। मानव वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ दोनों साथ साथ मिलेगा। कतिपय मद हमारे ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के थे। ये कुछ फॉर्मल मद हैं जो विधानसभा के पटल पर रखे जाते हैं। तो इसमें विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक लेखा विवरण जो है उसको विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई। इसी तरह से वार्षिक जो उनकी रिपोर्ट है 2022-23 की, उसको भी विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति दी गई। और तीसरा है केंद्रीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अंतर्गत जो उनके विनियम बनते हैं विद्युत नियामक आयोग के, उसको भी विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने की माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। अगला मद हमारा ये भी पशुपालन विभाग का था, जिसमें पशु सेवा केंद्र चौड़ा मेहता। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।